So today we start with the revision of physical world and measurement, in which we discuss about the dimensions, error, measurement of mass, length and time. We started with the dimensions. It's a very important chapter. Dimensions as well as error, both are very important. Syllabus point of view as well as competition point of view. एक क्वेश्चन आना ही होता है, चाहे वो पीएमटी हो चाहे वो आईआईटी मेंस हो, 101% एक क्वेश्चन आना ही होता है, कम से कम एक क्वेश्चन, कई बार दो भी आ जाते हैं डायमेंशन एंड एरर से. तो वी स्टार्ट विद द डायमेंशंस. Dimensions means a representation of any physical quantity in terms of fundamental quantities. As we know that in mechanics there are only three fundamentals: mass, length and time. These are the fundamental quantities in mechanics. Otherwise there are seven: mass, length and time, current, electricity, temperature, quantity of matter and candela. These are the seven. Okay, so representation of any physical quantity in terms of the fundamental. For competition point of view we use seven quantities, while mechanics point of view we use only three. तो यहाँ पर जनरली हम लोग थ्री यूज करेंगे: mass, length and time. Mass are represented by m, length are represented by L, time are represented by T. So a representation of any physical quantity in terms of mass, length and time, or in terms of fundamental quantities known as dimensions. There are so many physical quantities. Here we discuss few different types of the physical quantities, like density. As we know that it is mass upon volume. Mass are represented by m and volume by L cube, L into L into L. So it is ml minus 3. So it's the dimensional formula of the density. So what are the advantages of the dimensional formula? With the help of dimensional formula we can find out which of the fundamental quantity involved in given physical quantity and with what power. मतलब डेंसिटी में कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी इन्वॉल्व हैं और कितने पावर से इन्वॉल्व है. जैसे कि डेंसिटी में मास 1 टाइम इन्वॉल्व है, लेंथ -3 टाइम्स इन्वॉल्व है और टाइम का कोई रोल नहीं है. दूसरा एडवांटेज ये है डायमेंशन का कि वी कैन फाइंड आउट द SI यूनिट ऑफ given physical quantity with the help of dimensions. जैसे ml minus 3 लिखा हुआ है और SI यूनिट आपको पता है मास की किलोग्राम होती है और लेंथ की मीटर, तो इसकी यूनिट बन जाएगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ये फायदा हो जाता है डायमेंशन से. नाउ वेलोसिटी देखो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ये हो जाएगा L t minus 1. नाउ फॉर एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. चेंज इन वेलोसिटी भी तो एक वेलोसिटी होगी, ये हो जाएगा L t minus 2. फोर्स आपको पता है ma होता है, a का हम लोग निकाल चुके हैं, हो जाएगा mlt minus 2. ठीक. वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस एक ही बात, ये हो जाएगी
mL2T-2 हो जाएगा, क्योंकि mLT-2 तो पहले से ही है और एक लेंथ से और मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा mL2T-2। प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, mL-1T-2, ये प्रेशर का आ गया। पावर, वर्क डन अपॉन टाइम, mL2T-2 डिवाइडेड बाई T, mL2T-3 हो गया। एक होता है इम्पल्स, इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, mL-T-1 बन जाएगा। एक होता है लीनियर मोमेंटम, P इक्वल्स टू mv, ये हो जाएगा mL-T-1। ठीक। नाउ एक होता है सरफेस टेंशन। टेंशन तो फोर्स होता है, इसलिए टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो फोर्स का है। सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ, ये हो जाएगा mL0T-2 या mT-2। स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, यानी प्रेशर के बराबर। ठीक है। एक होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, mL-1T-1 is the डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ विस्कोसिटी। ऐसे ही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी और इलास्टिक कांस्टेंट, ये सारे प्रेशर के बराबर होते हैं। ठीक है। कुछ एक ऐसी क्वांटिटी लेके चल रहे हैं जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स हुआ करती है, जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल G is known as universal gravitational constant. m-1 L3T-2। ठीक। एक होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट नाम सुना होगा। ये एनर्जी और ये फ्रीक्वेंसी, मतलब 1 टाइम। फ्रीक्वेंसी जो हुआ करती है वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम हुआ करती है। एनर्जी मीन्स वर्क डन। ये बन गया। ठीक। ऐसे ही एक स्टीफेंस कांस्टेंट होता है, ये T टेम्परेचर है। इट्स नॉट एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, नॉन एज E। यहां पर E एनर्जी नहीं है,
एनर्जी को एरिया से भी डिवाइड किया गया है, टाइम से भी डिवाइड किया गया है, और ये टाइम नहीं है, ये टेम्परेचर है। तो सिग्मा इक्वल्स टू E अपॉन टी टू द पावर 4। तो E हो जाएगा, एक तो एनर्जी लिखो पहले, डिवाइड बाई एरिया डिवाइड बाई टाइम, और यहाँ पे आप केल्विन पावर 4 लिख सकते हो, केल्विन पे पावर 4। ये बनेगा m t माइनस 3 k माइनस 4। तो ये कुछ एक ऐसी क्वांटिटीज हैं, और भी बहुत हैं, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। अब कुछ एक ऐसी लेके चल रहे हैं जिनकी डायमेंशन होती ही नहीं है। जैसे कि एंगल, आर्क अपॉन रेडियस, m0 l0 t0, ये एंगल हो गया। स्ट्रेन सेम क्वांटिटी का रेशियो होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो सेम क्वांटिटी का रेशियो होने के कारण इसकी भी डायमेंशन नहीं होगी। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी होती है, इसलिए इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 10th क्लास में पढ़ा है आपने, रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ लाइट इन एयर और इन मीडियम। ठीक है। अब ऐसी तो बहुत सारी डायमेंशंस हैं, जितनी भी डायमेंशंस हैं उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन सी 4 कैटेगरीज हैं वो डिस्कस करते हैं हम लोग। फर्स्ट इज नॉन नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशन नहीं है और न्यूमेरिकली भी कांस्टेंट है। नो डायमेंशन and numerically fixed. All the numbers, all trigonometrical factors are under this category. Clear? Second, non dimensional variable, डायमेंशन नहीं है लेकिन फिक्स्ड भी नहीं है, वेरी कर रहे हैं और डायमेंशन भी नहीं है। एंगल, स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी सब इसी कैटेगरी में आएंगे। थर्ड, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट डायमेंशन है बट न्यूमेरिकली कांस्टेंट है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, स्टीफेंस कांस्टेंट सभी इसी कैटेगरी में आते हैं। फोर्थ कैटेगरी है डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशन भी है और वेरी भी कर रहे हैं।
मैक्सिमम इसी में आया करते हैं, जैसे फोर्स हो गया, वर्क, पावर, एनर्जी, सब कुछ इसी में आएगा, मैक्सिमम इसी में आता है। डायमेंशनल वेरिएबल, इज इट क्लियर? सो दीज आर द 4 कैटेगरीज: नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट, नॉन डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल वेरिएबल एंड डायमेंशनल कांस्टेंट। अब इनकी एप्लीकेशंस लेके चल रहे हैं। पहली एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। पहली एप्लीकेशन, देयर आर 4 एप्लीकेशंस, तो पहली एप्लीकेशन लेके चल रहे हैं हम लोग। To check the correctness of formula. It is based on the principle of homogeneity. Based on principle of homogeneity. If dimensions of right hand side is equals to dimensions of left hand side, LHS equals to RHS, then the equation correct, otherwise wrong. ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बेस्ड है। देखो उसको, ये चेक करते हैं। V इज द वेलोसिटी, कैपिटल M इज द मास, R इज द रेडियस एंड कैपिटल G आपको पता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो LHS लेके चल रहे हैं, वेलोसिटी है, LT -1 हो गया। और अब RHS के लिए टू तो आपको पता ही है, नंबर है, नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट में आएगा, किसी भी नंबर की डायमेंशन नहीं हुआ करती है। M से M कैंसिल हो जाएगा, L2 T -2 पावर कितना आ गया 1/2, तो क्या मिलेगा LT -1, ये भी LT -1 है, ये भी LT -1। So LHS equals to RHS. Hence, equation is correct. It is based on the principle of homogeneity. Second application लेके चल रहे हैं। Like quantities can be added and subtracted. We can't add unlike quantities. For example, suppose mass is given 2 kg. एक और मास रख दिया 6 kg का, तो कितना हो गया 8 kg। अगर हम आपसे ये कहेंगे 4 kg को 2 मीटर पर सेकेंड से ऐड करके दिखाओ, नहीं होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग क्वांटिटीज होगी। अगर हम आपसे कहें 2 मीटर प्लस 2 सेकेंड्स, आपको इधर कुछ नहीं है, क्योंकि अनलाइक क्वांटिटीज। तो वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ओनली लाइक क्वांटिटीज, और उसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। ये सेकंड यूज हो जाएगा। like quantities can be added and subtracted, वो लेके चल रहे हैं। तो एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं।
ये ले लिया, F फोर्स है, X लेंथ, T टाइम, और हमें A का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है और B का भी निकालना है। तो आप देखें जरा A से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्स स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो A से लेंथ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट तभी होगा जब A भी लेंथ के स्क्वायर के बराबर होगी। लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। अगर A में से एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये तभी हुआ होगा जब A भी एक्स स्क्वायर की कैटेगरी की होगी। इसका मतलब A का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, एल स्क्वायर। लेकिन आप ये मत कर देना कि एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर जीरो कर दो, क्या पता A 5 टाइम्स ऑफ एल स्क्वायर हो। हमें सिर्फ ये पता है कि A लेंथ के स्क्वायर की कैटेगरी में आता है, हाउ मैनी टाइम्स ये तो नहीं पता है। अगर यहाँ प्लस भी होता तो यहाँ पर 2l स्क्वायर नहीं लिखते, अगर यहाँ A प्लस एक्स स्क्वायर होता तो 2l स्क्वायर थोड़ी लिखते, क्योंकि नंबर का तो यहाँ काउंट ही नहीं होता, नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट हुआ करते हैं नंबर्स। इसलिए A माइनस एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे हम लोग अब, एल स्क्वायर। तो A तो आ गया, हमारा एक आंसर आ चुका है। सो B इक्वल्स टू ये B का आ गया। इज इट क्लियर? तो ये सेकेंड कैटेगरी होगी और अब थर्ड कैटेगरी लेके चलनी है, टू चेंज द यूनिट सिस्टम। टू चेंज द यूनिट सिस्टम, मतलब एमकेएस में तो सीजीएस में कन्वर्ट कराना है, सीजीएस तो एमकेएस में कन्वर्ट कराना है, ऐसा कुछ। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हमें बनाना पड़ता है, और वो कैसे बनता है जानो उसको। मेजरमेंट के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ा करती है, टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड, न्यूमेरिकल वैल्यू and size of units. A measurement means the product of numerical value and size of unit, and this product remains constant, means n1 u1 equals to n2 u2। नहीं समझे जानो इसको। मेजरमेंट का मतलब होता है जस्ट कंपैरिजन प्रोसेस। आप कोई भी चीज़ मेजर करते हो तो क्या करते हो, कंपेयर ही तो करते हो। मतलब आप 2 किलोग्राम आलू लेने गए तो वो क्या करता है, कंपेयर करता है। मेरे भाई एक पैन में रख देता है 2 किलोग्राम का वेट, और आलू लेने जा रहे दूसरे में आलू रखता है। वो जैसे ही वो 2 किलोग्राम के बराबर आ जाए या डिजिटल वेइंग मशीन पे 2 kg लिख के आ जाए, नहीं मेजरमेंट हो गया। तो मेजरमेंट का मतलब क्या है, just comparison process. For example, we want to measure the length of this whiteboard. हमें इस white board की लेंथ मेजर करना है। उसके लिए एक यूनिट, आपको एक साइज सिलेक्ट करना होगा। चलो हमने एक साइज ले लिया 1 मीटर रॉड, 1 मीटर साइज ले लिया। इसका मतलब U1 कितना हो गया, 1 meter, and compare the length of this whiteboard with the help of 1 meter rod।
आपको कंपेयर करना है। सपोज मीटर रॉड इन्वॉल्व 2 times इन द लेंथ ऑफ द व्हाइट बोर्ड। N1 कितना हो गया? 2। और मेजरमेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड साइज ऑफ यूनिट। सो N1 U1 हो गया कितना? 2 मीटर। चलो साइज चेंज करते हैं। इस बार क्या किया हमने? साइज ले लिया 1 सेंटीमीटर। और कंपेयर किया इसको, तो N2 मिला 200। 1 सेंटीमीटर 200 बार जाएगा इसमें, तो N2 U2 कितना हो गया? 200 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि 2 मीटर किसके बराबर होता है? 200 सेंटीमीटर। इसका मतलब N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। ओके। और जहां तक साइज की बात है, डायमेंशंस में, मैकेनिक्स में हम लोग 3 ही लेके चलेंगे, मास, लेंथ एंड टाइम। तो मास, लेंथ एंड टाइम लेके चलते हैं। अब इस फॉर्मूले को प्रॉपर शेप देते हैं इसकी। दो क्या बनता है? तो N1 M1 L1 T1 N2 M2 L2 T2। ठीक। और N2 इक्वल्स टू N1 M1 अपॉन M टू द पावर A, L1 अपॉन L टू द पावर B, T1 अपॉन T टू द पावर C। ये फॉर्मूला 1 के तैयार हो गया। 1 का मतलब गिवन है और 2 का मतलब है जिसमें कन्वर्ट करना है। 1 का मतलब गिवन और 2 का मतलब जिसमें कन्वर्ट करना है। एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। सपोज प्रेशर गिवन है 1.01 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। ठीक है। और हमें कन्वर्ट करना है CGS में। MKS में गिवन है। MKS का मतलब होता है MKS, लेंथ इन मीटर, मास इन किलोग्राम, टाइम इन सेकेंड। MKS, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड्स। CGS का मतलब है C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड्स। ठीक है। तो दो कैसे करेंगे अब? इसमें करना क्या होता है? सबसे पहले जो क्वांटिटी गिवन होती है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए पहले आप। राइट डाउन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द गिवन क्वांटिटी। तो प्रेशर है ML-1 T-2, A1 आ गया। देखो कंपेयर करो, M पावर कितनी है? A। यहाँ कितनी है? 1। A कितना आ गया? 1। L पावर कितनी है? B। L पावर कितनी है? -1। B क्या आ गया? -1। C क्या आएगा? -2। ना तो N2 इक्वल्स टू N1 कितना दिया हुआ है? गिवन न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 1.01 × 10⁵। M1 मास किस में गिवन है? किलोग्राम में, MKS। कन्वर्ट किस में करना है? ग्राम्स में। पावर कितनी है? 1। लेंथ किस में गिवन है? मीटर में। कन्वर्ट किस में करना है? सेंटीमीटर में। पावर कितनी होगी? -1। टाइम किस में गिवन है? सेकेंड्स में। कन्वर्ट किस में करना है? सेकेंड्स में। और N2 इक्वल्स टू
आपको पता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और ये तो 1 हो ही जाएगा, सेकंड डिवाइड बाई सेकंड। और एक पे कितनी पावर लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। पावर -1 है तो नीचे चला जाएगा। ये सीजीएस में आ गया। तो इस तरह इसको कन्वर्ट किया करते हैं। तो ये थर्ड यूज हो गया। और अब हम लोग फोर्थ यूज लेके चलते हैं। और फोर्थ यूज है टू ड्राइव द फॉर्मूला। टू ड्राइव द फॉर्मूला, हमें एक फॉर्मूला बनाना है, ये फोर्थ यूज है। अब इस फोर्थ यूज में हमें ये देखना होता है कि न्यूमेरिकल में कौन सी क्वांटिटी गिवन है और वो किन किन बातों पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। एक बॉडी है जिसका मास m है, m is the mass and moves with velocity v in a circular path of radius r. Experimentally found that one force is acting on it. Derive the formula for the force. तो फोर्स किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है? मास पर, वेलोसिटी पर और रेडियस पर। तो मैं फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करना है मास, वेलोसिटी एंड रेडियस के टर्म्स में। तो इसमें होता क्या है कि जिन जिन क्वांटिटी पे डिपेंड करता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते जाइए। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। और F इक्वल्स टू K m पावर A पावर B R पावर C। Write down the dimensions on both sides. आपको पता है कि कांस्टेंट काउंट ही नहीं होता यहां पर। और वैसे भी डायमेंशंस की एक ड्रॉबैक होती है, ये किसी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बता सकते। ये किसी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बता सकते, इनके लिए सारे कांस्टेंट के होते हैं। ये इनकी एक ड्रॉबैक है। m पावर a, LT माइनस 1 पावर b, L पावर c। और MLT माइनस 2 इक्वल्स टू m पावर a, L पावर b, t पे पावर माइनस b, L पावर c। और MLT माइनस 2 इक्वल्स टू m पावर a, L पावर कितनी हो जाएगी? b प्लस c माइनस b। इज इट क्लियर? अब इक्वेट करो, यहां m पावर a है और यहां m पावर 1, तो a कितना हो गया? 1। L पावर कितना है? b प्लस c। यहां कितना है? 1। t पावर कितना है? माइनस b। इधर कितना है? -2। तो b इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। जब b 2 आ गया है तो c निकाल सकते हैं, वो कितना आएगा? -1। जो abc की वैल्यूज आई हैं वो फर्स्ट इक्वेशन में लगा दो। सो f इक्वल्स टू k m पावर a 1 आया है, b 2 आया है और c
-1 आया है। ये फॉर्मूला बन गया। और ढंग से लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं आप, kmv²/r। तो ये इसका 4th यूज था। इज इट क्लियर? तो दीज आर द 4 यूजेस ऑफ द डायमेंशंस। और जो हमने पहले वीडियो बनाई थी उनमें हमने इन सब के बहुत न्यूमेरिकल डाले हैं। अगर आप पुरानी वीडियोस देखेंगे आप तो उसमें सारे मिलेंगे। ये तो हम लोग अभी फास्ट रिवीजन लेके चल रहे हैं, इसलिए हमने एक एक न्यूमेरिकल लिया है, जबकि ओरिजिनल वीडियोस देखेंगे तो उसमें कई सारे न्यूमेरिकल मैंने डाले हैं। नाउ अब सेकंड पार्ट लेके चल रहे हैं हम लोग इसी का, एरर, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इसमें सबसे पहले लेके चल रहे हैं हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। Those digits whose value accurately known in particular measurement, known as significant figures. Those digits whose value accurately known in particular measurement, known as significant figures, or in which we are having confidence. लगभग, मान लो, करीब करीब, ये नहीं चलेगा। ओके? उनके कुछ एक रूल्स हुआ करते हैं और उन्हीं रूल्स के अंडर हम लोग कैलकुलेट किया करते हैं। जैसे कि पहला रूल है इसमें कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। 2546 या 2545 कोई जीरो नहीं है इसमें। तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 4। सेकेंड रूल, if zero occurring in between two non-zero digits become significant। अगर जीरो नॉन जीरो के बीच में आ जाएं तो वो क्या बन जाते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखो 2 जीरो इनके बीच में आ गए, सारे सिग्निफिकेंट हो गए। अब कितना हो जाएगा? 6। थर्ड, जीरो आफ्टर नॉन जीरो डिजिट मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। मे और मे नॉट बी मतलब यहां पे अभी 1 मिलेगा, और अगर यही मेजर्ड वैल्यू हो जाए, इफ इट इज मेजर्ड वैल्यू इट बिकम सिग्निफिकेंट। मान लो अगर यही लिखा हो कि द लेंथ ऑफ दिस गिवन रॉड इज 100 मीटर, तो 3 हो गई, क्योंकि वो मेजर्ड वैल्यू है। ओके? अगर मैं यहां से कहूं कि दिल्ली यहां से 160 किलोमीटर, तो वो मेजर्ड वैल्यू होगी, 3 हो गई। तो मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट रूल, जीरो just before and just after of decimal point never be significant, only 3। ये जीरो काउंट नहीं होंगे। लेकिन इसी में एक और है, if they followed by non zero digits become significant। मान लो अगर यही चीज ऐसे लिख दी जाए तो ये अब काउंट हो जाएंगे, ये नहीं अभी भी काउंट होंगे, लेकिन इससे पहले अगर नॉन जीरो आ जाता है तो काउंट हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर 1, 1.0, 1.00 सारे 1 ही हैं, लेकिन इसके सिग्निफिकेंट कितने हो गए? 3। इसके कितने हो गए?
2, इसके कितने हो गए 1। क्लियर? और ये ज्यादा एक्यूरेट हो गई, डेसिमल के 2 डिजिट तक चेक किया गया है, इसलिए इन तीनों में ये वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट है। क्लियर? नेक्स्ट, नो इफेक्ट ऑफ द पावर्स ऑफ ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर मान लो इस तरह लिखा हुआ है 2.56 10 to the power 4, तो केवल 3 ही काउंट होंगे, इस पावर का कोई यूज नहीं होगा। बाय चेंजिंग ऑफ द यूनिट सिस्टम, नो इफेक्ट ऑन द सिग्निफिकेंट फिगर्स। यूनिट सिस्टम चेंज करने पर भी सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कुछ एक रूल्स हो गए सिग्निफिकेंट फिगर्स के। कई बार एक आध नंबर में पूछ लेते हैं। इज इट क्लियर? नाउ वी डिस्कस अबाउट द राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ लेके चलते हैं। कुछ एक रूल्स तो आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आ रहे हो। Rounding off. First, if the drop digit more than 5, preceding digit raised by 1, 2.46, ड्रॉप डिजिट कितनी है 6 है, 5 से बड़ी है, तो अब आंसर हो जाएगा आपका 2.5। Next, if drop digit less than 5, no effect on the preceding digit. .4. Next rule, if drop digit is 5, अब ड्रॉप डिजिट ही 5 है, तो हमें प्रीसीडिंग डिजिट का नेचर चेक करना पड़ेगा कि वो ऑड है या इवन। इफ इट इज ऑड, रेज्ड बाय 1, 2.6, and if it is even, no effect. 2.4। ठीक, ये राउंडिंग ऑफ हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या फ़ायदा क्या है राउंडिंग ऑफ और ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का, क्या मतलब है, हमें इससे क्या लेना देना है? हमें कोई इससे रोटी तो चलनी नहीं है। जानो उसको, एक न्यूमेरिकल कराते हैं आपको, तब आप समझोगे क्या इंपॉर्टेंस है। तो एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं, देखें आपको सब्ट्रैक्शन आता है कि नहीं आता है। ये दिया हुआ है और इसको सॉल्व करना है। तो इतना याद रखें आप, इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, योर आंसर शुड बी इन लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, योर आंसर शुड बी इन लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, your answer should be in least significant figures. एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपका आंसर लीस्ट डेसिमल प्लेसेस पे होना चाहिए, और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में योर आंसर शुड बी इन लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां पे तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो 2.4500, ठीक है, और 10 to the power 5 लिख दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपको पता है कि डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जब तक कि दोनों की पावर सेम ना हो जाए।
यू कांट सब्ट्रैक्ट डायरेक्टली, इसको भी 10⁵ में लेके आइए। तो 0.00125 हो गया 10⁵। अब सॉल्व करते हैं। यहां कितना आएगा 5, यहां कितना आएगा 7, यहां कितना आएगा 8, यहां कितना आएगा 8, और यहां 4 4, ये आया। और आपको आंसर कितने डिजिट पे लिखना है? डेसिमल के 2 डिजिट पर। देखो लीस्ट ये रहा, इसमें डेसिमल के बाद 3 है, यहां डेसिमल के बाद 2 हैं, तो आपका आंसर डेसिमल के 2 डिजिट तक होना चाहिए। और राउंडिंग ऑफ करते चले जाओ। यहीं देख लो, ये 8 है, ये 4 है, ये 5 से बड़ी है, यहां क्या आ जाएगा 2.45। कहां समझ नहीं आया? कितना था ये? तो वही चीज आ गई। आपने इतना अमाउंट सब्ट्रैक्ट किया, इसके बावजूद भी ये सेम चीज वापस आ गई। ये इंपॉर्टेंस है। अब समझ गए इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ का, कि इतना अमाउंट सब्ट्रैक्ट किया फिर भी कोई फर्क ही नहीं पड़ा भाई। ये जादू नहीं है, इट्स नॉट अ मैजिक, ये फैक्ट है कि अगर कोई क्वांटिटी बहुत छोटी है तो वो नेग्लेक्ट हो सकती है। ये इसके कंपैरिजन में ये बहुत छोटी क्वांटिटी थी तो क्या हो गई? नेग्लेक्ट। ये हुआ है। इज इट क्लियर? तो और अब लेके चल रहे हैं हम लोग टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ एरर लेके चलते हैं। पहली है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर एरर ड्यू टू नॉन कॉजेज। एरर ड्यू टू नॉन कॉजेज नॉन एज सिस्टमैटिक एरर। हमें कारण पता होंगे ये क्यों एरर है, उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। और क्या कॉजेज होंगे वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, पर्सनल एरर। पर्सनल एरर का मतलब है कि आप डायरेक्ट किसी बहुत बड़ी लैब में पहुंचा दिया जाए आपको, या कोई एक 5th क्लास का बच्चा 12th क्लास की लैब में आ जाए और उसको ब्यूरेट और पिपेट वगैरह जो पता ही नहीं कैसे पकड़ते हैं, जब वो घुसेगा उसमें लैब में तो बेटा कर एक्सपेरिमेंट कर तू आज, तो मिस्टर बीन की तरह एक्सपेरिमेंट कर देगा वो। आग लग जाएगी लैब में, क्योंकि पता ही नहीं है उसको कैसे हैंडल करना है। तो वो जानबूझ के तो नहीं कर रहा है, ही डजंट नो हाउ टू हैंडल द इंस्ट्रूमेंट। इज इट क्लियर? तो ये कहलाएगी पर्सनल एरर। सेकेंड, इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंट में ही कमी है और इसको बेसिकली बोलते हैं जीरो एरर। जीरो एरर। जीरो का मतलब एरर जीरो नहीं है, एरर ड्यू टू जीरो नॉन एज जीरो एरर। मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। यहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था स्क्रूज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, और उसमें दिखाया था कि एरर कैसे होती है।
चलो पहले तो एक समझा रहे हैं आपको। जैसे आपने देखा होगा कि स्कूल में स्प्रिंग बैलेंस हुआ करते हैं, तो स्प्रिंग बैलेंस में जो पॉइंटर है वो 0 के सामने होना चाहिए। पॉइंटर एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द 0, लेकिन ऐसा होता नहीं, बच्चे खराब कर देते हैं लैब में। उसकी कैपेसिटी 2 kg की है और बच्चे क्या करते हैं, मुझे 3 kg लगा दिया उस पर। जब 3 kg लगा दोगे तो वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, वो पॉइंटर कभी अब 0 पर नहीं आएगा, 0 थोड़ा सा नीचे पर रहेगा, यानी यहां कुछ रीडिंग होगी, यहां कुछ वैल्यू होगी उसकी, और आपने चेक ही नहीं किया और आप मेजर करा कर लगे हो, तो आप जो भी मेजर करेंगे वो सारा का सारा गलत हो जाएगा, सारा का सारा गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने वो चेक ही नहीं किया। एग्जाम्पल के तौर पे देखो आप, मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे ये इंस्ट्रूमेंट मैंने कराया था, अभी हम कोई प्रैक्टिकल नहीं करा रहे, आपको दिखा रहे। देयर आर 2 स्केल्स, एक ये स्केल है, इसमें आप देखें तो ये मेन स्केल है, और एक सर्कुलर स्केल है, देखो आप, ये इसके ऊपर सर्कुलर स्केल आ रहा है, देखो ये इनके ऊपर रीडिंग आ रही है, सर्कुलर स्केल। अब जब इसको टाइट करें, दोनों की 0 सामने होना चाहिए तो कोई एरर नहीं होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। अब जैसे कि इसकी बात करें अगर हम, तो मैं देखता हूं इसमें मेन स्केल के 0 के सामने क्या वैल्यू आ रही है, 78 आ रही है। 0 सामने 0 आना चाहिए था, तुम खुद देख लो, देखो इसमें एक बहुत पतली लाइन होगी और उसके सामने आप देखो स्केल में, ये 0 के सामने 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसमें एरर है। अगर आपने इस एरर को मेजर नहीं किया और आपने एज यूजुअल फॉर्मूला लगा दिया और चेक करना स्टार्ट कर दिया, गलत हो जाएगी। जो इसमें एरर है उसको भी काउंट करो पहले, कितनी एरर और कौन सी एरर है, वो भी फॉर्मूले में साथ लगानी पड़ेगी। अगर आपने में नहीं लगाई तो आपकी सारी मेजरमेंट कैसी हो जाएगी, गलत। क्यों हुई? ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट, सो इट इज नॉन एज इंस्ट्रूमेंटल एरर। नाउ नेक्स्ट एरर होगी इसमें, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, परफेक्शन नहीं है, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। अगर कोई स्मूथ टेबल है, उसका फ्रिक्शन हम लोग नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो क्या कह देते हैं, फ्रिक्शनलेस सरफेस, फ्रिक्शनलेस बना देते हैं उसको। और आपको ये छोटी क्लासेस में पढ़ाया गया है कि फ्रिक्शन कभी 0 नहीं होता है, फिर भी हम एज्यूम कर लेते हैं। फ्रिक्शनलेस पुली लेके चला करते, फ्रिक्शनलेस पुली, अगर वो फ्रिक्शनलेस हो तो घूमेगी कैसे, लेकिन हम मेजर नहीं कर पाए तो फ्रिक्शनलेस बना दिया उसको। ऐसे ही स्ट्रिंग की बात करें, अगर हम लोग कई बार वेटलेस स्ट्रिंग लेके चला करते हैं, भाई स्ट्रिंग का मास नेग्लिजिबल है, तो इस तरह हम लोग एज्यूम कर रहे होते हैं, परफेक्शन नहीं है। इसको क्या बोलेंगे, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। और इसी में चौथा कारण होगा, इसी में चौथा कारण है, और वो है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस। और एक्सटर्नल कॉजेज तो
सडन चेंज होता रहता है, कम से कम हिसार में। कभी यहाँ वेदर बहुत एक्सट्रीम पे रहता है, सर्दी तो कड़ाके की सर्दी पड़ रही होती है, 0 से भी नीचे चला जाता है, गर्मी तो 50 क्रॉस कर जाता है, एक्सट्रीम वेदर। और कभी भी चेंज हो जाता है, अचानक बादल आए, बरस गए और फिर धूप निकल गई। पहले भी धूप निकली थी और अचानक 15-20 मिनट के अंदर पता नहीं कहां से बादल आ गए, बारिश हुई हो और आधा घंटे बाद साफ, और देखो तो रोड पानी भरा, भाई कहां से आ गया। अगर कोई अंदर कमरे के अंदर अगर 1-2 घंटे से लेटा हो, बाहर निकल के वो हैरान हो जाएगा। अचानक सब कुछ होता है हिसार में। अब आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जो रूम टेम्परेचर बेस्ड था, आपने 20 डिग्री सेल्सियस पे वो एक्सपेरिमेंट किया, वेदर चेंज हो गया, वेदर चेंज हो गया, वेदर आ गया 18 पे और आप 20 पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, रीडिंग गलत आएंगी। क्यों आई? ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस। तो ये सारी एरर कहलाती है सिस्टमैटिक एरर। इतने कॉजेज होंगे। अब दूसरी एरर लेके चलते हैं, दैट इज रैंडम एरर। नेक्स्ट इज रैंडम एरर। रैंडम एरर, एरर ड्यू टू अननोन कॉजेस, कॉज ही नहीं पता है, इसलिए इसको बोलते हैं चांस एरर। बाई चांस आ भी जाए और बाई चांस न भी आए तो उसे कहते हैं रैंडम। और रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग मीन लेके चला करते हैं। वी कैन मिनिमाइज द रैंडम एरर बाय टेकिंग मीन। और इसीलिए जब आप एक्सपेरिमेंट किया करते हैं तो आपका टीचर बोलता है कम से कम 3 या 5 रीडिंग लो, क्योंकि उसका जो मीन आएगा इट ट्रीटेड एज अ ट्रू वैल्यू। इस तरह हम लोग उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। अगली एरर होगी ग्रॉस एरर। और ये एरर होती है ऑब्जर्वर के कारण, वेरी केयरलेस। दिस एरर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर है वो बहुत केयरलेस है, उसका मन ही नहीं है वो एक्सपेरिमेंट करने का, जानबूझ के रॉन्ग हैंडलिंग करेगा, रॉन्ग रीडिंग करेगा, रॉन्ग राइटिंग करेगा। द एरर ड्यू टू रॉन्ग हैंडलिंग, रॉन्ग रीडिंग, रॉन्ग राइटिंग नॉन एज ग्रॉस एरर। तो ग्रॉस एरर को आप मिनिमाइज कर सकते हो खुद को चेंज करके। केयरफुल बनो, सीरियस हो, तभी आप इस एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। वरना आप कैजुअली जाओगे वहां पर तो आपसे एरर होंगी, और वो सारी एरर किसके अंडर आएंगी? ग्रॉस एरर की। ठीक। नेक्स्ट इज रिलेटिव एरर, नहीं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, it is the difference between true value to the measured value. It is the difference in between true value to the measured value. ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो कहलाता है एब्सोल्यूट एरर। जैसे 3 रीडिंग लिया आपने और आपको पता है कि ट्रू वैल्यू आपको पता नहीं होगी, तो ट्रू वैल्यू कहाँ से आएगी? ये ट्रू वैल्यू कहलाएगी। जो मीन वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी? ट्रू वैल्यू। तो हमें फर्स्ट रीडिंग में एरर निकालना है, ये बन गई। सेकंड में निकालना है, तीसरे में निकालना है। डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू टू द मेजर्ड वैल्यू नोन एज एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर,
मीन एब्सोल्यूट एरर, जो ये आई इनका भी मीन ले लो, तो मीन एब्सोल्यूट एरर हो गई, ये मीन ले लिया। अगली एरर होगी रिलेटिव एरर। Relative error, it's the ratio of mean absolute error to the mean value. The ratio of mean absolute error to the mean value या फिर absolute error to the measured value। अगली होगी परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, और परसेंटेज एरर जो होगी, अगर हम रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगी? परसेंटेज एरर। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एरर। ये टाइप्स ऑफ एरर होंगे। इज इट क्लियर? Now we discuss about the numericals based on the error, that is known as propagation of error. So in case of the propagation of error, there are a few cases and here we use direct formula। क्योंकि इनके डेरिवेशन जो हमने आपको कराए थे वो डेरिवेशंस नहीं आया करते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट न्यूमेरिकल आया करते हैं उन फॉर्मूले के ऊपर। तो इन केस ऑफ दी सम x टू जब a प्लस बी था तो एरर का फॉर्मूला बना था डेल्टा x इक्वल्स टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। In case of the difference, x goes to a minus b, but error will be added. In case of the multiplication, a into b, delta x upon x goes to delta a upon a plus delta b upon b. In case of the division, same formula of the error, delta a upon a, delta b upon b. And percentage error, प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। और एक और फॉर्मूला था, अगर इस तरह का केस है इस तरह बनती थी एरर इसकी, और अगर इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो तो ये बनेगी। जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई, ये फॉर्मूले बनते थे। अब एक एक करके हम लोग न्यूमेरिकल्स लेके चल रहे हैं, इन सब के ऊपर एक एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। ठीक, जानो इसको। पहले लेके चल रहे हैं सम का केस। लेंथ दी हुई है 25 प्लस माइनस 0.2 मीटर और L2 दिया हुआ है 26 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द कंबाइंड लेंथ विद एरर। इसमें जो L1 दिया हुआ है एक्चुअली बेसिकली L1 25 है, ये तो इसकी पॉसिबल एरर है। ऐसे ही ये L2 है और ये इसकी पॉसिबल एरर है। लिखा वाले L2 ये है, लेकिन L2 कितना है 26। ये क्या है? प्लस माइनस डेल्टा L2। तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे पहले, उसके बाद ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो L मिलेगा L1 प्लस L2 25 प्लस 26 51
मीटर हो गया, ये दोनों मीटर में है। और अब एरर का फॉर्मूला लगा दो। प्लस माइनस डेल्टा एल इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। डेल्टा L1 0.2, 0.3, ये 0.5 आ गया। तो आंसर क्या हुआ फिर? अब आंसर होगा L इक्वल्स टू 51 प्लस माइनस 0.5 मीटर, ये बनेगा। और इसका मतलब क्या है? व्हाट द मीनिंग ऑफ 51 प्लस माइनस 0.5? इसका मीनिंग ये है कि जो एरर पॉसिबल है, जो रिजल्ट अनसर्टेन है, वो विद इन 50.5 टू 51.5 के बीच में है। जो भी एरर आएगी वो 50.5 से 51.5 के बीच में रहेगी। ये मतलब हुआ इसका। 0.5 का मतलब है ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो 50.5 से 51.5, तो ये सम का केस हो गया। और अब डिफरेंस का केस लेके चलते हैं। तो डिफरेंस में भी आपको पता है कि एरर का फॉर्मूला सेम रहता है। जैसे अगर ये दिया हुआ है θ1 मीन्स टेम्परेचर, θ2 एंड फाइंड आउट द राइज इन टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर बढ़ गया ये कैलकुलेट करना है। तो पहले तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। और ये हो जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस। उसका जब एरर लगाएंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब आंसर क्या बना? आंसर बना 3 प्लस माइनस 0.6 डिग्री सेल्सियस। ये आंसर बना। ये केस हो गया सब्ट्रैक्शन का, डिफरेंस का। अब केस लेके चल रहे हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का केस लेके चलते हैं। उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखो। V goes to IR गिवन है। I दिया हुआ है 5 प्लस माइनस 0.1 एम्पियर और R दिया हुआ है 20 प्लस माइनस 0.2 ओम और हमें V निकालना है। केस मल्टीप्लिकेशन का हो गया। V goes to IR तो डायरेक्ट आप निकाल लोगे। I 5 R 20, 100 वोल्ट आ गया। लेकिन मल्टीप्लिकेशन का केस है तो एरर का फॉर्मूला बनेगा डेल्टा V अपॉन V इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा I अपॉन I प्लस डेल्टा R बाई R। V 100 है, डेल्टा I 0.1 डिवाइड बाई 5, 0.2 डिवाइड बाई 20। डेल्टा V हमें निकालना है तो 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.02, 0.01। तो अब आंसर जो बनेगा वो बनेगा 100 प्लस माइनस 3 वोल्ट। प्रोडक्ट के केस में रिलेटिव एरर बना करती है।
तो डेल्टा वी अपॉन वी, हमें डेल्टा वी निकालना था, वी निकाल चुके हैं तो वी की जगह 100 लिख दिया। डेल्टा आई कितना है 0.1, आई कितना 5, डेल्टा आर कितना 0.2, आर कितना है 20। सॉल्व कर लिया, ये लिख दिया। अब लेके चल रहे हैं केस ऑफ डिवीजन। अब डिवीजन का केस लेके चलते हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी हुआ करता है। डिस्टेंस दी हुई है, मीटर 1 सेकेंड, 10 ± 0.1 सेकेंड। तो वी तो निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं। 50/10 कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब हमें क्या निकालना है, एरर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, अब ये फॉर्मूला बनेगा। सो वी जो निकाला तो वो इधर मल्टीप्लाई कर दो। डेल्टा डी 0.5 है डिवाइड बाई 50, डेल्टा टी 0.1 है डिवाइड बाई 10। पॉइंट 0.01 0.1। तो आंसर क्या बना, 5 ± 0.1 मीटर पर सेकेंड। ये केस बनेगा। चलो एक केस लेके चल रहे हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो, डिवीजन भी हो, पावर भी हो। ये केस लेके चल रहे हैं और हमें निकालना है, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो दिया हुआ है 2%, 1%, 3%, 4%, ये दिया हुआ और निकालना में निकालना में ये है। तो टू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस 1/2 डी अपॉन डी इंटू 100। और अब वैल्यूज लगा दो। डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 2% है, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 1% है, डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 3% है, और डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 4% है। ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, और ये हो गया 2, और आंसर आ गया आपका 12%। तो इस तरह ये केस बन गया मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर्स का। तो इस तरह ये एरर के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, एक एक न्यूमेरिकल मैंने हर एक टॉपिक से ले लिया।
सम से, डिफरेंस से, डिवीजन से, मल्टीप्लिकेशन से, और मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज डिवीजन विद पावर। इस तरह ये न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। ठीक, now discuss about the measurement of length, mass and time. तो first of all we discuss about the measurement of length. तो लेंथ की रेंज काफ़ी होती है। इट्स अबाउट 10 to the power -15 मीटर टू 10 to the power 25 और 26 मीटर। इट इज़ द रेडियस ऑफ प्रोटॉन एंड इट इज़ साइज ऑफ यूनिवर्स। और इनको दो मेथड में हम लोग मेज़र करेंगे। एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होगा इनडायरेक्ट मेथड। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मीन्स इन विच वी डायरेक्टली यूज विद द हेल्प ऑफ बाय कंपैरिजन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, दैट इज नोन एज डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड की रेंज काफ़ी कम हुआ करती है। ये 10 to the power -5 मीटर टू फ्यू किलोमीटर्स ओनली। 10 to the power -5 तक जाने में भी आप देखो कैसे मेज़र करेंगे। लाइक इफ़ यू वांट टू मेज़र -3 मीटर मीन्स 1 मिलीमीटर। For 1 millimeter we use simple scale. Like this, with the simple scale, ये simple scale है। ठीक है, इससे हम लोग लीस्ट मेजर कर पाते हैं 1 मिलीमीटर। ठीक, एंड इफ यू वांट टू मेजर 10th part of 1 millimeter, we use vernier calipers। वर्नियर कैलिपर ये हुआ करता है, इज द वर्नियर कैलिपर। इट इज यूज टू मेजर 10th part of 1 millimeter। एंड इफ यू वांट टू मेजर -5 मीटर वी यूज स्क्रू गेज। ये 1 मिलीमीटर का 100वां पार्ट मेजर करेगा और वो ये होता है। दिस इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज स्क्रू गेज, जो यूज टू मेजर 100th part of 1 millimeter। और अगर फ्यू किलोमीटर की बात करें तो जो माइलस्टोन्स लगे होते हैं रोड पर वो डायरेक्ट मेथड से लगाए जाते हैं। तो फ्यू किलोमीटर्स तक हम उनको लगा सकते हैं गाड़ी की हेल्प से। 0 को 0 कर लिया रीडिंग, जैसी रीडिंग में 1 किलोमीटर आएगा और वहाँ स्टोन लगा देते हैं। तो डायरेक्ट मेथड तो ख़त्म हो गया, बहुत कम रेंज आई। इसका मतलब जो इनडायरेक्ट मेथड होगा, इट इज़ यूज टू मेजर वेरी वेरी स्मॉल एज वेल एज वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंसेस। तो लेके चल रहे हैं हम लोग इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में बहुत सारे मेथड आएंगे। इससे पहले आ रहा है रिफ्लेक्शन मेथड। इट इज रिफ्लेक्शन मेथड। और इस मेथड में इसको इको मेथड भी बोलते हैं। We can measure the distance of distant hill। कैसे जानो? जैसे कोई हिल है ये और यहां से हमें मेजर करना है इसको। तो वी टेक वन स्टॉप वॉच एंड गन
एज वी फायर द गन स्टॉप वॉच स्टार्ट। और जैसे ही एक रिफ्लेक्टेड साउंड सुनाई दे, स्टॉप वॉच को स्विच ऑफ कर दो। तो स्टॉप वॉच से हमें क्या मिल जाएगा? टाइम इंटरवल। ऐसे गई और वापस आ गई। स्पीड हमें पता है साउंड की क्या होती है एयर में। टाइम इंटरवल मालूम पड़ गया, तो 2x इक्वल्स टू v इंटू टी और x इक्वल्स टू v इंटू टी बाई 2। ठीक है, टाइम हमें पता है, स्पीड पता है, तो डिस्टेंस हम लोग मेजर कर पाएंगे। इससे हम लोग x निकाल लेंगे, डिस्टेंस। इसी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लाइक रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार जो एरोप्लेन वगैरह की पोजीशन मेजर करने के लिए होता है, मतलब कोई भी एरोप्लेन बीच में आ जाएगा, सिग्नल्स जाएंगे एंड दे रिटर्न बैक इमीडिएटली एंड द सिग्नल्स मूव्स विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसमें माइक्रोवेव्स यूज किया करते हैं। टेंडेंसी ये होती है, दे मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, any obstacle come in between their path, they return back immediately. वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलेंगे, तो कंप्यूटर की हेल्प से टाइम इंटरवल मेजर हो जाता है। फॉर्मूला सेम लगेगा, और यहां सी स्पीड ऑफ लाइट यूज होगी। इसी केस में सोनार आता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सबमरीन्स में यूज़ करते हैं इसको, सी की डेप्थ निकालनी हो वहाँ यूज़ करते हैं। सिग्नल जाएंगे, टकरा के वापस आएंगे, सेम फॉर्मूला फिर लग जाएगा। इसी में लेज़र आता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन, दैट इज नॉन एज लेज़र। और लेज़र की हेल्प से ही अर्थ और मून की डिस्टेंस निकाली गई। With the help of laser technology, distance between Earth and Moon measured. तो same formula, ये था reflection method. Now discuss about the triangulation method, in which we use trigonometry. ट्रायंगुलेशन मेथड लेके चल रहे हैं हम लोग, और जिसमें कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। तो इसकी हेल्प से हम लोग मेजर कर सकते हैं हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स। और दो तरह की होती हैं, असेसिबल एज वेल एज इनअसेसिबल ऑब्जेक्ट्स। असेसिबल का मतलब होता है जहां तक हम लोग उसके पास तक जा सकें, वो एसेसिबल ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। जैसे सामने वाली बिल्डिंग की हमें हाइट निकालनी है, तो हमें ए बी डिस्टेंस पता है, यानी हम जा सकते हैं वहां पर। यहां पर एक इंस्ट्रूमेंट सेट करेंगे, उसका नाम होता है सेक्सटेंट, और उसमें डी लगी होती है, लेंस लगा होगा, डी लगी होगी। जैसे जैसे आप उसको खोलेंगे, डी के साथ आप एंगल मेजर कर पाएंगे। तो थीटा में मालूम पड़ जाएगा, एक्स हमें पता है, तो tan थीटा इक्वल्स टू एच बाई एक्स और एच इक्वल्स टू एक्स tan थीटा। थीटा पता लग गया, विद द हेल्प ऑफ डी। एक्स पता था तो एच कैलकुलेट कर लेंगे। अब लेके चलें इनअसेसिबल ऑब्जेक्ट, मतलब हम उस बिल्डिंग के बॉटम तक नहीं पहुंच पा रहे, वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। सपोज हम लोग यहां तक पहुंच पा रहे हैं, जहां तक पहुंच पा रहे हैं वहां तक पहुंचने के बाद सेक्सटेंट सेट कर दिया, ये एंगल मेजर कर लिया। कुछ डिस्टेंस पीछे आए, जितनी डिस्टेंस पीछे आएंगे वो तो आपको पता ही होगी। अगेन वी सेट द सेक्सटेंट, और ये थीटा 2 हो गया।
और हमें h कैलकुलेट करना है। इस ट्रायंगल से कॉट थीटा 1 निकाला, BC/H आ गया। इस कंप्लीट ट्रायंगल से कॉट थीटा 2 मेजर किया, बाई H हो गया। सबट्रैक्ट कर दो, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो H इक्वल्स टू x अपॉन कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1। जो डिस्टेंस BC हमें पता नहीं थी वो फॉर्मूले में भी नहीं आई। x तो हमें वो पता है कि पीछे आए थे, और थीटा 1 थीटा 2 सेक्सटेंट से मेजर कर लिया तो h कैलकुलेट कर पाएंगे। इसी ट्रायंगुलेशन मेथड की हेल्प से वी कैन मेजर साइज ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स लाइक एज मून। देखें, साइज ऑफ मून कैलकुलेट करना है। तो इज द मून एंड इज अर्थ। और यहां से हमने एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप सेट किया टू गेट कंप्लीट पिक्चर ऑफ द मून। एंड विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप वी मेजर एंगल थीटा। हमारा एम है ए बी कैलकुलेट करना, तो ए ओ या ओ बी गिवन होगी, नहीं पता तो लेजर टेक्नोलॉजी से मेजर कर लेंगे। एंगल इक्वल्स टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। सो ए बी इक्वल्स टू थीटा इंटू ए बी। ए बी इक्वल्स टू थीटा इंटू ए ओ। इस तरह हम लोग साइज ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट लाइक एज मून कैलकुलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट मेथड लेके चल रहे हैं हम लोग, पैरेलैक्स मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट। पैरेलैक्स मेथड पैरेलैक्स का मतलब होता है, पैरेलैक्स का मतलब जानो, द चेंज इन पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स बैकग्राउंड। जैसे पेन आपने ऐसे पकड़ा, मानो व्हाइट बोर्ड है, आपने एक आंख बंद करी तब आपने इसकी पोजीशन देखी, फिर वो आंख खोल के दूसरी बंद की, फिर इसकी पोजीशन देखो तो शिफ्ट कर जाती है, अपने पहली पोजीशन से शिफ्ट कर जाती है। दैट इज नोन एज पैरेलैक्स। Change in position of the object with respect to its background known as parallax. And parallax method is used to measure distances up to 100 light years. Up to 100 light years, quite large distance. 1 light year काफ़ी होती है. It is 9.5 10 to the power 15 meter. इतनी होती है, quite large distance. इसमें एक और आएगी 1 AU, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1.5 10 to the power 11 मीटर। ये एक्चुअल में डिस्टेंस हुआ करती है सन और अर्थ के बीच की, 1 AU, और ये लाइट ईयर। एक और होती है पारसेक, 3.26 टाइम्स ऑफ लाइट ईयर। तो हमें मेजर करना है डिस्टेंसेस अप टू 100 लाइट ईयर, तो क्वाइट लार्ज डिस्टेंस हो जाएगी। राउंडिंग ऑफ करते तो ये 16 हो गया, 2 और 0 2 18 मीटर, 10 पावर 18 तक हम लोग पहुंच जाएंगे।
नियर अबाउट बाय पैरेलैक्स मेथड। करते कैसे हैं जानो। इज द अर्थ ऑर्बिट और एक हमने पोल स्टार ले लिया और यहां से टेलीस्कोप सेट कर दिया। एंड टू नियर बाई स्टार S1, पहले पोल स्टार पर फिर नियर बाई स्टार। ये एंगल हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। ये अर्थ है, ये सन। आफ्टर 6 मंथ अर्थ यहां पे आ जाएगी। फिर सेट किया एंड देन टू नियर बाई स्टार θ2 कैलकुलेट कर लेंगे। ये θ1 तो ये भी θ1 होगा, ये θ2 होगा। ये कंप्लीट एंगल पैरेलैटिक एंगल कहलाता है, दैट इज थीटा। और थीटा मिलेगा आपको θ1 प्लस θ2। ये डिस्टेंस हमें पता है, कंप्लीट डिस्टेंस हो जाएगी 2AU। एंगल हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, तो एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस 2AU बाई SE और SE इक्वल्स टू 2AU बाई θ1 प्लस θ2। ये डिस्टेंस मेजर हो जाएगी। AU हमें पता है और θ1 और θ2 विद इन 6 मंथ हम लोग मेजर कर लेंगे, ये डिस्टेंस मेजर कर पाएंगे। ठीक। नाउ एक और मेथड होता है केपलर्स मेथड, उसको भी देख लो आप। केपलर्स मेथड की एक कंडीशन होती है, कंडीशनल मेथड कहलाता है कि जब तक आपको टाइम पीरियड नहीं पता होगा उस प्लेनेट का, यू कांट मेजर द डिस्टेंस। यहां पे एक थर्ड लॉ यूज होता है केपलर का, देयर आर 3 लॉज। पहला है ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। सेकंड है एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, माने एरिया शिफ्ट रिमेन्स कांस्टेंट। ये एरिया और ये एरिया आपस में बराबर होंगे, मतलब जब अर्थ ए से बी जाएगी उतने टाइम ये सी से डी आ जाएगी। जब अर्थ सन के पास होती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। लीनियर वेलोसिटी चेंज हो जाती है, लेकिन एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहा करती है। और तीसरा है स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो T1 स्क्वायर इक्वल्स टू K R1 क्यूब, T2 स्क्वायर इक्वल्स टू K R2 क्यूब। और R2 इक्वल्स टू R1 T2 अपॉन T1 पावर 2/3। अब इसमें करते क्या है, एक नॉन प्लैनेट लेके चलते हैं। मान लो अर्थ ले ली, अर्थ की डिस्टेंस पता है सन से, अर्थ का टाइम पीरियड पता है, और जिस प्लेनेट की डिस्टेंस निकालनी है उसका टाइम पीरियड भी पता होना चाहिए, तब मेजर कर पाएंगे। तो इस तरह हम लोग बहुत बड़ी डिस्टेंसेस मेजर कर सकते हैं। और अब आ रहे हैं हम लोग इनडायरेक्ट मेथड फॉर स्मॉल डिस्टेंसेस, और इसमें लेके चल रहे हैं हम लोग एवोगैड्रोस मेथड। Avogadro's method, we can measure the size of the atom. एटम का रेडियस तक निकाल सकते हैं इससे। एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस है द वॉल्यूम ऑफ द एटम्स इज इक्वल्स टू 2/3 वॉल्यूम ऑफ द सबस्टेंस।
वॉल्यूम ऑफ द एटम इज इक्वल टू 2/3 वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। मतलब उन्होंने इस तरह ये बताया कि अगर हम 4 स्फेरिकल बॉल पास पास रख दें तो उनके बीच में ये डिस्टेंस थोड़ी बहुत बच जाएगी, स्पेस बच जाएगा। ये देखो, अगर हम पूरे की बात करेंगे तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा बजाय ये स्फेरिकल बॉल्स के। ये सोचते हुए उन्होंने अपना ये हाइपोथेसिस दी। टू बाई थ्री वॉल्यूम ऑफ द सबस्टेंस, V इज द वॉल्यूम ऑफ द सबस्टेंस। नाउ आपको पता है कि एक एटम का वॉल्यूम 4/3 πr³ होगा। नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला पढ़ रखा आपने। इससे हमें नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम्स क्या बनेगा? फोर बाई थ्री πr³ nm डिवाइड बाई कैपिटल M। ये टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम्स आ गया, ये वॉल्यूम ऑफ द एटम्स हो गया, दोनों को इक्वेट कर दो। इससे में रेडियस मिल जाएगी mv/2πnm पावर 1/3। तो इससे हम लोग रेडियस निकाल लेंगे एटम की। एक और इंपॉर्टेंट मेथड है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ लिक्विड लाइक ऑयलिक एसिड। ऑयलिक एसिड का साइज एटम के कंपैरिजन में बड़ा होता है, 10⁻⁹ 10⁻⁸ के आसपास होता है। तो इसमें क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन बनाया करते हैं एल्कोहल के साथ। वो कंसेंट्रेशन कुछ भी हो सकता है, मतलब n/500 का ले लिया आपने, n/200 का ले लिया, n/300 का ले लिया। इसका मतलब क्या है जानो, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आपने ले लिया एल्कोहल ऑयलिक एसिड और 500 cc क्यूबिक सेंटीमीटर ले लिया आपने एल्कोहल और उसको मिक्स कर दिया, एक सॉल्यूशन बना लिया। उसमें से n ड्रॉप्स ले ली और हर एक का वॉल्यूम V था, n ड्रॉप्स और ईच ड्रॉप हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल v। उसको लिया और एक फ्लैट सरफेस पे जिसमें पानी भरा था वेसल में, उसमें गिरा दिया, पॉर्ड जेंटली। तो ये ऑयलिक एसिड विद एल्कोहल स्ट्रेच होगा। लेटर ऑन एल्कोहल विल इवेपोरेट। एल्कोहल हाईली इवेपोरेट हुआ करता है तो इवेपोरेट हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल ऑयलिक एसिड की लेयर। ठीक है, अगर हम निकालना, जो आपने स्मॉल n ड्रॉप्स ली थी जिनका हर एक का वॉल्यूम V था, उसमें अगर हम सिर्फ वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड निकालना चाहें तो हो जाएगा NV/500, तो कंसंट्रेशन तो यही था n/500 का। तो अगर आपको वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड बढ़ाना है तो NV/500 करना पड़ेगा। मैंने 10 लोगों ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उसमें से एक अलग होना चाह रहा है, जो टोटल कॉस्ट आई थी उसको 10 से डिवाइड कर दो तो उसका हिस्सा मिल जाता है। ऐसे यहाँ पर 500 का रेशियो था,
5 मिनट से डिवाइड कर दिया। अब जब एक लेयर बन गई थी, एल्कोहल इवेपोरेट हो गया, अब केवल ऑयलिक एसिड की लेयर बची। विद द हेल्प ऑफ ट्रेसिंग पेपर एंड ग्राफ पेपर वी कैन कैलकुलेट द एरिया एंड इफ टी इज द थिकनेस ऑफ दिस लेयर, एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया ग्राफ पेपर से या ट्रेसिंग पेपर से। तो वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड होगा A इंटू टी। दोनों ही वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड है, इक्वेट कर दो। और जो थिकनेस होगी वो साइज ऑफ द मॉलिक्यूल के बराबर होगी, स्ट्रेच हो चुकी है। तो इस तरह हम लोग मेजर कर पाएंगे। ये था मेजरमेंट ऑफ लेंथ। नाउ डिस्कस अबाउट द मेजरमेंट ऑफ मास। मेजरमेंट ऑफ मास का मतलब ये हुआ कि मास दो तरीके के होंगे, एक होता है इनर्शियल मास, एक होता है ग्रेविटेशनल मास। तो जानो उसको। इनर्शियल मास इन विच द लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड गुड, दैट इज नोन एज इनर्शियल मास। ठीक है, जैसे कि ये जो मास होगा इनर्शियल मास कहलाएगा, इज द इनर्शियल मास एंड वी कैन मेजर द इनर्शियल मास विद द हेल्प ऑफ इनर्शियल बैलेंस। और इस तरह होता है, एक मेटेलिक थिन शीट होगी, one end is fixed with rigid supporter, other end is free to vibrate. It is fixed. और यहां पर एक नॉन मास रख दिया, और जैसे ही रखेंगे ऑसिलेशन स्टार्ट। वी कैन मेजर द टाइम पीरियड विद द हेल्प ऑफ स्टॉपवॉच। स्टॉपवॉच की हेल्प से हम लोग टाइम मेजर कर लेंगे। इसका प्रिंसिपल होता है द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। सो T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इक्वल्स टू M1 अपॉन M2 और M2 इक्वल्स टू M1 T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर। तो करते कैसे हैं इसको? एक नॉन मास ले लिया, मान लो आपने 100 ग्राम ले लिया, तो M1 हमें पता था और उसका टाइम पीरियड तो निकाल ही लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टॉपवॉच। तो M1 पता था और T1 कैलकुलेट कर लिया। अब उसको हटा के एक अननोन मास रख दिया, इसका मास कैलकुलेट करना है। जैसे ही यहाँ पे रखेंगे ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो वी कैन अगेन कैलकुलेट द मेजर द टाइम पीरियड विद द हेल्प ऑफ स्टॉपवॉच। अब 4 में से 3 चीज़ें अगर पता है तो चौथी चीज़ हम लोग मेजर कर पाएंगे ना। एक होता है ग्रेविटेशनल मास। in which universal law of gravitation hold good. ये जो मास कहलाएगा वो ग्रेविटेशनल मास कहलाएगा। इट इज मेजर्ड बाय द फिजिकल बैलेंस। जो तराजू होते हैं वो कई तरीके के हो सकते हैं। एक सिंपल तराजू जो रद्दी खरीदने आता है उसका अलग तराजू होता है। सब्जी खरीदने जाओ तो उसमें 2 पैन हुआ करते हैं। आजकल डिजिटल बैलेंस भी आ गए हैं। ये सारे फिजिकल बैलेंस में आउट होते हैं। सो ग्रेविटेशनल मास मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस। उसका प्रोसीजर आपको पता है। अगर 2 पेन है तो उसमें एक पेन में लोड लगा देते हैं और एक पेन में जो चीज़ खरीदनी होती है वो रख देते हैं। जैसे पॉइंटर बराबर पे आ जाए मेजरमेंट हो जाता है। तो फिजिकल बैलेंस से मेजर किया करते हैं। क्लियर? नाउ डिस्कस अबाउट द मेजरमेंट ऑफ टाइम।
टाइम मीन्स सिंपली विच क्लॉक रीड, टाइम मीन्स सिंपली विच क्लॉक रीड, जो घड़ी पढ़ते दैट इज टाइम. सो वी कैन मेजर द टाइम विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्लॉक्स. रिस्ट वॉच और टेबल क्लॉक और वॉल क्लॉक जो भी हुआ करती हैं वो सारी एक ही कैटेगरी में आती हैं. जैसे अगर ये क्लॉक है, इट कैन मेजर लीस्ट 1 सेकेंड ओनली. इसीलिए दूसरी कैटेगरी में आती है स्टॉप वॉच, जो 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा या 100वां हिस्सा मेजर करती है. और भी इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर्स हैं, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर्स हैं, कार्बन डेटिंग प्रोसेस हो गया, ठीक है, एटॉमिक क्लॉक्स हो गई. तो इस तरह की बहुत सारी क्लॉक्स हो जाती हैं जिसकी हेल्प से हम लोग टाइम मेज़र कर सकते हैं. तो मेजरमेंट ऑफ टाइम सिंपली विच क्लॉक रीड, जब घड़ी पड़ रही है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्लॉक्स की ज़रूरत पड़ा करती है. ये था मेजरमेंट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम.